दोस्तों, बंगाल में जिस तरह का जादू ग्रेट मैजिशियन पीसी सरकार नहीं दिखा पाए, वो जादू आज मोदी जी की टीम दिखा रही है। और इस जादू का असर यह है कि ये आदमी रातों रात, एक गुमनाम सा आदमी रातों रात देश का ताकतवर नेता बन गया। और अगर स्पीकर, जी हां, स्पीकर साहब ओम बिरला पर भरोसा करें हम और आप, तो इस आदमी के पास आज की तारीख में 20 सांसद, जी हां 20 सांसद हैं, जबकि नायडू बाबू जिन्हें हम किंग मेकर कहते हैं, उनके पास सिर्फ 16 सांसद, नीतीश बाबू के पास सिर्फ 12 सांसद। यानी एनडीए में इस आदमी की पार्टी एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, बीजेपी के बाद सबसे ताकतवर पार्टी, सबसे ताकतवर साथी हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, आप लिस्ट देखिए, बीजेपी 240 पर है, एनसीपीआई 20 सांसदों के साथ नंबर 2 पे पहुंच गई, टीडीपी 16 सांसद के साथ तीसरे नंबर पे, फिर जेडीयू 12 सांसदों के साथ चौथे नंबर पर है, फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना 7 सांसद हैं, और चिराग पासवान की एलजेपी के पास 5 सांसद हैं, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। अब दोस्तों, रंक से राजा बनने की जो कहानी है मोदी जी के दौर में, इसमें कदम कदम पे फ्रॉड है, जालसाजी, ऐसी जालसाजी जो 70-75 साल में किसी ने नहीं देखी हिंदुस्तान में। लेकिन बड़ी खबर पर आने से पहले जरा इन साहब पर गौर तो कर लें, समझ तो लें हैं कौन, क्योंकि अभी तक, बल्कि मैं कहूँगा 48 घंटे पहले तक, कलकत्ता में बड़े से बड़े पत्रकार इस आदमी को नहीं जानते। अब ये जो साहब, इनका नाम है उतिया कुंडू साहब हैं। कुंडू साहब अपने को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, मैथमेटिशियन भी कहते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, योगा वोगा भी करते हैं। लेकिन दरअसल इनकी आज जो चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने एक पार्टी बनाई, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका मैंने जिक्र किया। इसके संस्थापक रहे और पार्टी इन्हीं के हाथ में थी। इसलिए इनकी जो पत्नी हैं शेवली जी, शेवली कुंडू, अपनी पत्नी को इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया, अध्यक्ष बना दिया उस पार्टी का। और पत्नी के अलावा इनके कुछ मित्र थे, जिसमें से एक परिचित थे ये साहब शांतानु डे। ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गए, किस पार्टी के? एनसीपीआई के पार्टी के। और इस पार्टी का जो दफ्तर है वो कलकत्ता में नहीं है, कलकत्ता से दूर हावड़ा, हावड़ा से दूर एक कस्बे का नाम संक्रेल, उसके बाद एक और छोटे मोटे गांव, और फिर आखिर में गांव आता है हटगाजा, और वहाँ पर इस पार्टी का दफ्तर है। एक दफ्तर त्रिपुरा में था जो शांतानु डे साहब बता रहे हैं, वहाँ पर ये चुनाव भी लड़े, 8 लोग उतारे, 5 घर बैठ गए, 3 लड़े, 800 के आसपास वोट मिले। ये इस पार्टी का कुल मिलाकर परफॉर्मेंस है, 800 वोट्स। अब क्योंकि कुंडू साहब के पास 20 सांसद अचानक आ गए हैं तो इम्पोर्टेंट तो हो ही गए, लिहाजा पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके घर और दफ्तर के चारों तरफ लगा दी गई है, आप देख सकते हैं। और अगर इनके काम धाम देखें तो पार्टी तो दूर की चीज़ है, ये एक बंगाली अखबार भी निकालते हैं, ये अपने को मैथमेटिक्स का टीचर भी कहते हैं, हेल्थ कंसल्टेंट भी, डॉक्टर भी हैं। अब किस चीज़ के डॉक्टर हैं तो बाद में पता लगेगा। योगा भी सिखाते हैं और बहुत से इनके पास डिप्लोमा है। पत्नी जी जो अध्यक्ष एनसीपीआई की, शिवली कुंडू जी, वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, इन्होंने भी एमएससी कर रखी है, एलएलबी कर रखी है और बहुत कुछ। अब इन सारे तथ्यों पर अगर स्पीकर ओम बिरला साहब या उनका स्टाफ थोड़ा गौर करता तो हो सकता है कल स्पीकर साहब चाय पर इन बागी सांसदों को नहीं बुलाते, कम से कम दूरी रखते, भले ही ऊपर से जो प्रेशर होता। और वैसे भी दोस्तों, जिस पार्टी ने आज तक कोई चुनाव नहीं जीता, छोटे से छोटा चुनाव, पार्षद तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, कॉर्पोरेटर बहुत बड़ी चीज़ हो गई, विधायक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, सिर्फ कुल मिलाकर पार्टी को, मैंने कहा ना, 852 वोट मिले। और वो पार्टी अचानक एनडीए में बीजेपी की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। 20 सांसद, सोचिए आप, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन सबसे ज़्यादा सांसद, नीतीश बाबू से, नायडू बाबू से, आप देश में कोई भी पार्टी बताइए, पक्ष की हो विपक्ष की, टॉप 10 में कुंडू साहब रातों रात आ गए। अब दोस्तों, एक चीज़ का तो आपको एहसास हो रहा है कि बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा फ्रॉड आंखों के सामने आ रहा है हमारे। लेकिन मैं चाहूँगा कि अंदर क्या क्या हुआ, आप कुछ तारीखों पर गौर करें, कुछ डेट्स पर आप गौर करें जो मैं दिखा रहा हूँ, घटनाक्रम पे गौर करें, पूरी कहानी खुलकर आपके सामने होगी। पहली डेट मैं दे रहा हूँ 4 मई, और 4 मई इसलिए क्योंकि
डबल इंजन की सरकार उस दिन बनी। पहली बार बीजेपी ने, अब जिस तरह जीता बंगाल, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पहली बार बीजेपी ने 4 मई को बंगाल जीत लिया। 4 मई इंपॉर्टेंट तारीख है। दूसरी तारीख है 9 मई, जिस दिन शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ली, मुख्यमंत्री बने। और शुवेंदु अधिकारी साहब जो सीएम हैं, इन पर थोड़ा गौर करिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट तारीख, अगले 24 घंटे, 9 मई के बाद 10 मई को क्या होता है। 10 मई को कुंडू साहब, अब तो आप परिचित हो गए इनसे, कुंडू साहब एनसीपीआई के सर्वे सर्वा सुप्रीमो, ये साहब सीएम शुवेंदु अधिकारी से मिलते हैं और अपनी फेसबुक में फोटो डालते हैं। तारीख है 10 मई, यानी 24 घंटे शुवेंदु अधिकारी को शपथ लिए हुआ है और कुंडू साहब पहुंच गए शुवेंदु जी के पास। अब इस बीच कुंडू साहब शुवेंदु अधिकारी से कितनी बार मिले, इसका अभी तक मेरे पास कोई तथ्यपरक डाटा नहीं, लेकिन अगली तारीख पे गौर करिए। 8 जून, 8 जून वो तारीख है जब शुवेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर के इशारे पर टीएमसी के सांसद टूटना शुरू हुए और धीरे धीरे ये बागी सांसद ममता से अलग होकर दिल्ली पहुंचने लगे और दिल्ली में मोदी जी के खास मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर एकजुट होने लगे। यानी जो बगावत हो रही थी उसका बिगुल कहाँ फूंका जा रहा था, देश के कैबिनेट मिनिस्टर के सरकारी घर में। और सबसे इंपॉर्टेंट तारीख 14 जून, 14 जून को शुवेंदु साहब की सलाह पर ये जो 20 सांसद बागी हुए उसमें से 19 पहुँचे। कहाँ पहुँचे? स्पीकर साहब के घर पे पहुँचे। स्पीकर साहब ने बुलाया और स्पीकर साहब ने एक तरह से मान्यता दे दी कुंडू साहब की पार्टी को, क्योंकि ये जो जितने भी बागी सांसद थे इन्होंने एनसीपीआई कुंडू साहब की पार्टी में एक तरह से मर्जर करने की बात ऐलान कर दी। सुन लीजिए, सांसदों को सुनिए, बागी सांसदों को क्या कह रहे हैं एनसीपीआई के बारे में। हाँ, हो गया, हम लोग स्पीकर के पास चिट्ठी दे के आ गए, एनसीपीआई पार्टी से हम लोग का मर्ज हो गया। अब सच्चाई ये है कि साहब कुंडू साहब और कुंडू साहब की जो मिसेज है, उनकी पत्नी है, उनको छोड़ के पार्टी के लीगल एडवाइज़र, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के बाकी पदाधिकारी, पार्टी के बाकी सदस्य, अब जितने भी सदस्य थे, किसी को नहीं पता था कि पार्टी में 20 सांसद आने वाले, यानी जिसके पास एक कॉरपोरेटर नहीं है, जिसके पास एक प्रधान नहीं है, 20 सांसद आ रहे, किसी को नहीं पता था। सुनिए साहब, जनरल सेक्रेटरी एनसीपीआई के ऑर्गेनाइजेशन के शांतानु डे साहब जो कहते हैं मैं फाउंडर मेंबर हूं, मैं ही पार्टी चलाता हूं, मैं ही चुनाव लड़वाता हूं। सुनिए साहब क्या कह रहे हैं वो। मैं फाउंडर हूं और मेरा डेजिग्नेशन नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। ये मुझे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया प्लस मेरे दल का जो दूसरे नेता लोग हैं उन लोगों से मालूम हुआ मुझे। तो साहब शांतानु डे कह रहे हैं साहब, उन्हें तो पता ही नहीं था, उन्हें तो टेलीविज़न से पता लग रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया से पता लग रहा है कि हमारी पार्टी में 20 सांसद आ रहे हैं। और हम तो फ़ोन मिला रहे थे, मैडम को, मैडम कुंडू को जो अध्यक्ष हैं हमारी, उनको फ़ोन मिला रहे थे, वो तो फ़ोन जो है उठा नहीं रही थी। और उनके जो पति हैं कुंडू साहब, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमारे सारे पदाधिकारी परेशान थे और ये जो कुंडू फैमिली है ये जवाब ही नहीं दे रही थी। तो एक तरफ एनसीपीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं या फिर बाकी पदाधिकारी हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, या जो और भी जितने भी पदाधिकारी वगैरह हैं, सदस्य वगैरह हैं, कोर मेंबर, वो अपने प्रेसिडेंट को ढूंढ रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट कहाँ चली गई, या कुंडू साहब कहाँ चले गए, फाउंडर कहाँ चले गए इस पार्टी के, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। और दूसरी तरफ एक नाटकीय मोड़ आता है, जो कुंडू साहब की वाइफ है यानी संस्थापक प्रेसिडेंट श्वेली कुंडू, जो अपने को वकील भी बताती हैं, वो वकील के लिबास में अचानक प्रकट होती हैं और न्यूज़ एजेंसीज़ को स्टेटमेंट जारी करती हैं कैमरे पर, और कहती हैं कि उन्होंने तो कुछ दिन पहले इस्तीफ़ा दे दिया है, वो तो अब अध्यक्ष है ही नहीं। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं इस पार्टी का फाउंडर प्रेसिडेंट था, मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया है। अब जब मिसेस कुंडू को, जो संस्थापक हैं इस पार्टी के, उनको ये बताया जाता है कि साहब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो सारा चुनाव और पूरा पॉलिटिकल विंग संभालते हैं, शांतानु डे, वो तो कह रहे हैं कि भाई मीटिंग बुलाइए, हम टीएमसी के बागी सांसदों से बात करेंगे, हम तो अब एनडीए में हैं, हम तो अमित शाह से बात करेंगे। वो जो वहाँ बातें चल रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है?
तो कहती कौन शांतानु डे, ये हमारे यहाँ कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है। वो ना जनरल सेक्रेटरी थे ना है। शांतनु दे जनरल सेक्रेटरी नहीं है, वो फाउंडर में भी नहीं थे। हम लोगों ने सिर्फ उसको त्रिपुरा इलेक्शन के टाइम उसको एक दायित्व दिया था, ओनली फॉर त्रिपुरा इलेक्शन, दैट्स इट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी पार्टी की डील कुंडू साहब ने शुवेंदु अधिकारी से कर ली होगी, और शायद इसीलिए किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और पार्टी में अचानक 20 सांसद आ गए। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये गवाही दे रही हैं कि डील हुई है, पर्दे के पीछे हुई है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है, बहुत बड़ा सवाल है कि इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र के साथ आज की राजनीतिक व्यवस्था में संसद के भीतर और क्या हो सकता है। जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कानून बनाती है देश के लिए, उसके पास इतनी ताकत है संसद के पास कि संविधान बदल सकती है, वहाँ ये सब हो रहा है। एक ऐसी पार्टी जिसका ना प्रधान है, ना विधायक है, ना पार्षद है, वो रातों रात अचानक पर्दे के पीछे एक ऐसी डील होती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में हो जाती है बीजेपी के बाद। नायडू नीतीश को भी पीछे छोड़ देती है। और इससे भी बड़ी बात कि चाहे वो अमित शाह साहब हों या शुवेंदु अधिकारी हों या भूपेंद्र यादव हों या बाकी बीजेपी के नेता हों, पदाधिकारी हों, यहाँ तक कि स्पीकर साहब, सब के सब एनसीपी को जैसे मान्यता दे रहे हो, मान्यता दे रहे हो। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा परिहास, इससे बड़ी जग हंसाई इस देश के लोकतंत्र की नहीं हो सकती। सुनिए साहब, मनोज झा को सुनिए, सांसद हैं राज्यसभा के। इस पार्टी का नाम आपने कल से पहले सुना था क्या, या देश के किसी व्यक्ति ने, सिवाय उस दल के जो निर्माता थे? ये हमारे लोकतंत्र के लिए अवसाद का क्षण है। यकीन मानिए, ये तौर तरीके अगर सामान्य हो गए तो लोकतंत्र कहाँ का भाई। पहले सुनते थे पार्टियां टूटती थी वगैरह वगैरह, ये हमेशा से होता रहा। लेकिन एक नॉन एंटिटी पार्टी में 20 सांसद, जिस पार्टी को चुनाव लड़ने पर 2 विधानसभा चुनाव में 800 वोट मिला था, उसको रातों रात 20 सांसद मिल गए। दुनिया हंस रही होगी, भले किसी को लग रहा होगा कि अरे मैं तो बड़ा चाणक्य हूं भाई, बहुत बड़ा चाणक्य हूं। लेकिन आपकी चाणक्यगिरी में भारतीय लोकतंत्र ऐसी हास्यास्पद परिस्थिति में पहुंचा दिया गया कि हमारे बारे में लोगों की धारणा कितनी बदल गई, ये चिंता का सबब होना चाहिए। अब दोस्तों, कुंडू साहब मोहरा हैं, प्यादा हैं, राजा हैं, वजीर हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, वो तो सब आपके सामने आ गया। लेकिन आगे क्या होने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये खेल कैसे होता गया और किसी भी पत्रकार को भनक नहीं लगी पूरे बंगाल में या दिल्ली में, ये बहुत आश्चर्य करने वाला एक कारण है। और इसलिए आज मैंने प्रसून दा को बुलाया। प्रसून आचार्य साहब 40 साल से बंगाल की पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, आप उनको भी सुनिए, सारे खेल को समझिए। साथ में हमारे अभिषेक भी होंगे, उनसे भी मैंने बात करी है कि अब एनडीए में क्या होगा। दादा, 40 साल से ज़्यादा का आपका कैरियर है, ऐसा कोई नेता नहीं बंगाल का जिसको आप जानते ना हो और वो आपको ना जानता हो। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ 20 सांसद मर्जर कर रहे हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और सुपरवाइज मोदी जी कर रहे हैं, और आपको उस पार्टी का नाम मालूम है और ना पता मालूम है। आखिर ये पार्टी कैसे आपसे छूट गई कि इसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है? दीपक जी, मैं 38 साल पूरा पत्रकारिता में हूँ। 88 से राजीव गांधी तब प्राइम मिनिस्टर थे। आज तो आपने एनसीपीआई का नाम नहीं सुना ना? ये नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, इसका कभी नाम नहीं सुना। और इस पार्टी ना कोई नेशनल पार्टी का नाम सुना। ऐसा कोई रीजनल पार्टी का भी बंगाल में छोटा छोटा पार्टी होता है, उसका भी नाम नहीं सुना। जब काल मैं टीवी पे पहले बार रजिस्टर्ड पार्टी है ये तो, 20 सांसदों की पार्टी है। अब अरे मैं घर बैठ के, कोई गांव बैठ के कोई अपना कोई रजिस्टर्ड पार्टी खोल लिया, और कहाँ कोई पंचायत चुनाव में 1-2 सीट लड़ा, या कोई दूसरे जगह जाके त्रिपुरा में 1-2 सीट लड़ा और चुनाव हार गया, 100-200 वोट मिला, इसका जानकारी किसी के पास है ही नहीं। पार्टी है कहाँ? ना कलकत्ता में उसका ऑफिस है। कलकत्ता से बहुत दूर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो साकराइल हावड़ा जो स्टेशन है, उससे करीबन 60-70 किलोमीटर दूर साकराइल एक जगह है, एक विधानसभा क्षेत्र भी है। उसमें एक गांव है छोटा सा हटगाचा,
उस गांव में उसका रजिस्ट्रेशन है। और ओहो ओहो ओके, मतलब कस्बे से भी दूर गांव में रजिस्टर्ड है पार्टी है। एक गांव में रजिस्टर्ड वाला पार्टी है, और गांव का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा तो हटगाचा गांव बहुत सारे जगह है, और गांव में रजिस्टर्ड है। और उस पार्टी का कौन मुखिया है, क्या है, नहीं है, किसी का पता नहीं है। शायद माय गॉड, शायद बंगाल का कोई पॉलिटिशियन, देखिए बंगाल का अभी सबसे, अब चुनाव हार चुके हैं, लेकिन सबसे अनुभवी पॉलिटिशियन इतना दिन से है, दो आदमी है। एक ममता बनर्जी, एक और दूसरा है विमान बासु, जो एक पॉलिट ब्यूरो का ये था, और लेफ्ट फ्रंट का भी चेयरमैन है, 80 साल के ऊपर है। हर गांव वो जानते हैं। शायद उनका भी पता नहीं था कभी कि नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया नाम के कोई पार्टी है। मतलब आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, विमान बसु, ये दो सबसे ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस्ड है पॉलिटिशियन, इनको भी नहीं पता होगा। मुझे एक चीज बताइए, ये जो पार्टी है जिसमें ना प्रेसिडेंट का पता है ना सेक्रेटरी का पता है, सेक्रेटरी कह रहा है मुझे प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पता, पार्टी की प्रेसिडेंट कह रही है कि मुझे सेक्रेटरी के बारे में नहीं पता है। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि इस पार्टी को आखिर किसी ने तो रिकमेंड किया होगा, किसी ने तो इस पार्टी को चलिए खरीदा होगा। जब सांसद खरीद रहे हैं, हो सकता है पार्टी भी खरीद ली हो, मुझे पता नहीं, लेकिन हुआ यही होगा। तो किसी ने तो इस पार्टी को इंगेज किया होगा। वो आदमी शुभेंदु अधिकारी है, वो आदमी भूपेंद्र यादव हैं जिनके घर के अंदर सरकारी बंगले में पार्टी टूट रही है, या वो निशिकांत दुबे हैं, या वो अमित शाह हैं, या नरेंद्र मोदी जी के जानने वाले हैं। कौन, किसने इस पार्टी का टांका भिड़ाया? देखिए, इस पार्टी का जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बयान मैं सुन रहा था। वो बोला पार्टी का कोई पैसा है ही नहीं। लेकिन एक चीज है, पार्टी का जो हस्बैंड वाइफ वाला रजिस्टर्ड था, वो शिवली कुंडू, जो जिसको कहते हैं पार्टी का प्रेसिडेंट है, उसको हस्बैंड उत्तियो कुंडू, महिला एडिटर न्यूज बांग्ला करके एक कोई अखबार क्या है पता नहीं है, उसका दरवाजा गेट में लिखा हुआ है। कोई लोकल टीचर है, गांव में पढ़ाती है। वो अपना फेसबुक का डीपी 14 में चेंज किया है विद शुभेंदु अधिकारी का साथ फोटो देकर। मतलब ये बड़ा आश्चर्य का बात है। ओके, मतलब फेसबुक का डीपी चेंज हुआ 14 में। आप डेट ध्यान दीजिए, 14 में चुनाव का बाद। और डीपी में दिखाई दे रहा है जो शुभेंदु अधिकारी को वो ऐसे हाथ जोड़ कर रहा है, और शुभेंदु अधिकारी भी ऐसा। फोटो फेक है कि सही है मालूम नहीं है, लेकिन फेसबुक का उसका डीपी में वो फोटो है। चलिए, दादा ने एक बड़ी जानकारी दे दी भाई। ये तो दादा आपकी खासियत है कि चाहे दूर दराज गांव में भी कुछ हो रहा हो तो आपको पता लग जाता है। इन्होंने कहा कि ये जो पार्टी है जो गांव में रजिस्टर्ड है, इस पार्टी में एक महिला जो है, उनकी एक तस्वीर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ, उसका हस्बैंड का, उनके उसका हस्बैंड का, उस महिला के हस्बैंड की फोटो शुभेंदु अधिकारी के साथ लगी है उनके फेसबुक पे। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी का कनेक्शन सामने आया, शुभेंदु अधिकारी का कनेक्शन सामने आया। अभिषेक, पिछले कुछ दिनों में इतना बड़ा हंगामा सियासत का हो रहा है देश में। ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है, और पार्टी जो है मोदी जी के मंत्री के घर पे टूट रही है। कीर्ति आज़ाद कह रहे हैं कि 5-5 करोड़ रुपए कैश दिया गया है। कोई कह रहा है कि साहब 10-10 लाख रुपए महीना की किस्त बांधी गई है। इतना सब कुछ हो रहा है। स्पीकर उनको पहली बार तो चाय पे बुला रहे हैं, जो उनको नहीं बुलाना चाहिए था, और वो भी संडे के दिन बुला रहे हैं। और उसके बाद इन 20 सांसदों का मर्जर एक ऐसी पार्टी के साथ हो रहा है जो दादा कह रहे हैं गांव के किसी घर से चल रही है, और जहां ना सेक्रेटरी के पता है प्रेसिडेंट के बारे में, ना किसी पदाधिकारी के बारे में पार्टी के पता है, ना पार्टी के पास कोई पैसा है, पार्टी कंगाल है। अभी तक उसको सिर्फ 852 वोट मिले, 1000 वोट भी नहीं मिले उस पार्टी को। क्या स्पीकर को ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए थी, नंबर एक? और क्या भूपेंद्र यादव, वो तो भाई काबिल मंत्री हैं मोदी जी के, मोदी जी कहते हैं बहुत काबिल है, क्या उनको नहीं सोचना चाहिए था कि भाई जिस पार्टी से हम मर्ज करा रहे हैं वो पार्टी एक फ्रॉड टाइप की पार्टी है? दीपक जी, इस तरह की पार्टियां ऐसे ही खड़ी की जाती है, लेकिन ये पहला प्रयोग है कि इसमें किसी पार्टी के 20 एमपी टूट कर जा रहे हैं। अब बताइए, कहा जा रहा है, जैसे कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए एक एक सांसद को दिए जा रहे हैं। ये कीर्ति आजाद के शब्द है। और उस पार्टी के खाते में देखें तो ना तो पैसा है ना ही वोट है। अब आप ही बता रहे हैं कि 852 वोट उसे कुछ बंगाल में मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिसको 852 वोट मिले हों, उसमें एक साथ 20 एमपी त्रिपुरा में चुनाव लड़ा है जी।
त्रिपुरा में, और उसको एक साथ 20 एमपी मिल जाए तो निश्चित तौर पर कुछ गड़बड़ झाला तो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में ले नहीं रही है। लेकिन अभिषेक, क्या मैं कह सकता हूं, ये जो आपको तस्वीर दिख रही है जनरल सेक्रेटरी उस पार्टी के शांतानु साहब, क्या शांतानु साहब, जिसको हम नहीं जानते, दादा भी नहीं जानते, क्या आज की तारीख में ये किंग मेकर हो गया है? नायडू बाबू से ज्यादा ताकतवर हो गया, क्योंकि 20 सांसद है भाई। नायडू बाबू के पास 16 सांसद हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं, शिंदे के पास उससे कम सांसद हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी तो एनडीए में यही होगी बीजेपी के बाद। तो क्या शांतानु इज मोर पावरफुल देन मिस्टर नायडू? दीपक जी, मुझे अब लगता है, और मेरी वो शांतनु के लिए सलाह भी है कि अब वो एनडीए में संयोजक पद की मांग कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हमारी पार्टी नंबर 2 की पार्टी हमें संयोजक का पद दिया जाए। वो इस स्थिति में है कि वो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का पद मांग सकते हैं। इतनी ताकत रातों रात उनके पास आ गई है। ये तो 8वां आश्चर्य है कि किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो, कागज पर कोई पार्टी चल रही हो, और उस पार्टी को थोक भाव में इतने सांसद मिल जाए। मुझे तो लगता है कि कहीं दादा भी एक आध पार्टी रजिस्टर्ड करा करके तो नहीं रखे हैं बंगाल में, कल को इनके पास भी कुछ सांसद आ जाए इधर उधर से घूम करके। दादा, चलिए, पार्टी के बारे में तो पता लग गया कि ये पूरा फ्रॉड हो रहा है। ये जो पार्टी है वो कलकत्ते से दूर, हावड़ा से भी कहीं दूर कस्बा, उसके गांव में पार्टी चल रही है, और पार्टी में के पास कोई फंड नहीं है। पार्टी दिवालिया है, उसको सिर्फ 800 वोट मिले हैं, 852 वोट मिले, और कार्यकर्ताओं को ना नेता के बारे में पता है। तो ये तो एकदम फ्रॉड है। इस फ्रॉड चैप्टर को हम बंद करते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये कदम कदम पे फ्रॉड हो रहा है, जालसाजी हो रही है, क्या ममता बनर्जी के जो 20 सांसद हैं, शायद उसमें से 3-4 का जमीर जागे, कुछ लोग क्या घर वापसी कर सकते हैं? क्योंकि इतनी ज्यादा बेईमानी, इतनी ज्यादा फ्रॉडगिरी हो रही है कि शायद 3-4 सांसदों का जमीर जाग जाए और ममता बनर्जी के पास वापस लौट आए। क्या ऐसा आपको कोई फीडबैक आ रहा है? हाँ, ऐसा तो फीडबैक आ ही रहा है। इसमें एक 20 संसद में रचना बनर्जी जो है, फिल्म स्टार है, वो अभी तक इंडिया में है नहीं, वो विदेश में है। मतलब 19 अभी भी उसका पास है। और मैं ममता बनर्जी का बहुत करीब एक लीडर से पूछे बात किया है कि क्यों ये सब लोग जिस ढंग से प्रकरण से मिल रहा है, अभी इसका एमपी सिर्फ खारिज हो जाए, यूं याचिका क्यों नहीं दायर कर रहा है? इनका जवाब है, हम लोग याचिका दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी, मानेका गुरुस्वामी सब है, लेकिन हम लोग का इतना जल्दीबाजी नहीं है कि तुरंत इसका संसद पद खारिज हो जाए। तो मेरा अगला सवाल था, इसका मतलब वेट एंड सी, इसका मन थोड़ा चेंज हो जाए कुछ सांसद को और फिर वापस हो जाए, मतलब देखा जाए आने वाला दिन में तो कुछ भी हो सकता। जवाब इसी में है। इसका मतलब आपका कहना सही है, उसमें जैसा आगे बढ़ेगा मामला तो संसद पद अगर खारिज होने का डर से 3-4 सांसद फिर वापस आ सकता है। ओके, क्या अभिषेक आपको लग रहा है कि 3-4 सांसद वापस ममता बनर्जी के पास आ सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बाबुल सुप्रियो मोदी जी अपने साथ ले गए, मोदी जी ने मंत्री बना दिया, मंत्री बनने के बाद मोदी सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो वो फिर ममता बनर्जी के पास आ गए, उनके साथ हो गए। ऐसे बहुत से लोग ममता के साथ वापस चले गए। तो दीदी में कुछ तो है कि जो सांसद टूट के या विधायक टूट के या नेता टूट के जो बीजेपी ले जाती थी, वो अपने मुकदमे सेट करा के वापस ममता के पास आ जाते थे। तो क्या आपको लगता है कि इस 20 में से 4-5 सांसद वापस जा सकते हैं? सुबह का भूला शाम को घर लौट आए। देखिए, दोनों ही परिस्थितियां अलग है। जब पहले लोग जाते थे तब आ जाते थे। उस वक्त ममता बनर्जी के पास पश्चिम बंगाल की कमान थी, सत्ता थी, और जब राज्य की सत्ता थी तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं, जो सुविधा की राजनीति करते हैं। वो सोचते हैं कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता, तो ममता बनर्जी के पास आ जाते थे। आज ममता बनर्जी के पास देने के लिए कुछ नहीं है इन लोगों को। उस स्थिति में ममता बनर्जी के साथ कोई आइडियोलॉजी के आधार पर जुड़े हुए लोग तो थे नहीं जो चले गए। आप जो भी गए हैं उनका इतिहास आप देख लीजिए। नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने शायद पैसा नहीं लिया है, कुछ लोगों ने सबने पैसा नहीं लिया, कुछ लोगों ने पैसा नहीं लिया है, ये 5-5 करोड़ रुपए नहीं लिए। हो सकता है नहीं लिए हो, लेकिन वो वापस आएंगे, इस थ्योरी से मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए दादा भाई जी अगले चुनाव तक क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन उनकी वापसी टीएमसी में कम से कम अभी अगले विधानसभा या लोकसभा चुनाव के पहले हो जाएगी। अब किसी का टिकट कट जाए, चुनाव में बीजेपी से एडजस्टमेंट ना हो, वो वापस आने की कोशिश करे और ममता बनर्जी उसे वापस ले ले तो अलग बात है। आज की तारीख में मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा।
चलिए मैं एक दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ। दादा आप कह रहे थे, जब मैंने आपसे पूछा था कि अंडे चल रहे हैं, टमाटर चल रहे हैं नेताओं पे और पत्थर चल रहे हैं, तो आपने कहा कि हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है, बीजेपी की सरकार से कहा है कि अंडे टमाटर नहीं चलने चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़, मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जहांगीर खान को नंगे पैर नेकर पहना के सड़कों पे घुमाया जा रहा है। तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी बात शुभेंदु की सरकार नहीं मान रही है? क्या दिमाग इतने ज़्यादा खराब हैं या अभी भी नशे की खुमारी है, खुमारी में चल रही है बीजेपी इस वक्त, जीत की खुमारी? असल में देखिए, हाईकोर्ट में जो याचिका दायर किया था उसमें ज्यादा लेफ्टिस्ट लोग था, सीपीएम भी दायर किया था, लेकिन हाईकोर्ट भी ऑर्डर दिया था उसको ऐसा करके मत घुमाओ, लेकिन जहांगीर को घुमाया है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो नंगे पैर क्यों किया? नेकर पहन के जी। एकदम एकदम। तो ये मामला तो जाएगा हाईकोर्ट में, लेकिन जहांगीर खान एक ऐसा छवि है ना, जो कौन लेके जाएगा इस मामला, ये भी सवाल है। अभी देखिए टीएमसी का जो हालत है, लेकिन ये मैं मानूं कि अभी भी बदतमीजी हो रही है, अभी भी अंडे चल रहे हैं, नंगा घुमाया जा रहा है, मकान पे हमले हो रहे हैं, या रुक गया या कम हुआ है, रुक गया है या अभी भी हो रहा है? ना कम हुआ है, मात्रा कम हुआ है। ऐसा पहले जितना हो रहा था मात्रा कम हुआ है। कल भी एक वीडियो वायरल हुआ है जो महुआ मोइत्रो कहा, कुछ महिला लोग अंडा लेके खड़ी थी महुआ को मारने के लिए, फिर महुआ अपना वीडियो जारी किया, जो हम सबका चेहरा जान लिया, घसीट के लेके जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, लोग भी बोल रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मात्रा पहले जैसा था उससे कम हो चुका है। ओके, कम हो चुका है। एक आखिरी सवाल अभिषेक आपसे, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के सांसद नहीं लौटेंगे, यानी 20 के 20 अब ये टूट गए। तो 20 सांसद मोदी जी के पास अगर आ गए हैं तो देखा जाए तो भाई संख्या 300 पार हो गई अब मोदी जी की। क्या आने वाले समय में आपको लग रहा है, आपके पास कोई इनपुट है बंबई से कि उद्धव ठाकरे की पार्टी, जिसमें 9 सांसद हैं उद्धव ठाकरे के पास और शरद पवार के पास 8 सांसद हैं, तो क्या ये जो सांसद हैं ये भी टूट सकते हैं? देखिए, दोनों पार्टियों के बारे में पहले से खबर आ रही है कि वहां भी ऑपरेशन लोटस की कोशिशें जारी, लेकिन वहां वाली कोशिश बंगाल की तरह नहीं होगी, ये तय मानिए। बंगाल में जैसे एक छोटी पार्टी में, नाम मात्र की पार्टी में थोक भाव में 20 सांसद भेज दिए गए, वो कोशिश वहां नहीं होगी। वहां से सीधे सीधे बीजेपी में लाया जाएगा, मतलब ओके। बीजेपी के नंबर को 240 से ऊपर ले जाने की कोशिश। जैसे आम आदमी पार्टी जो थी वो जी, टूट के आम आदमी राज्यसभा पार्टी की वाला फॉर्मूला बीजेपी में वहां मर्ज अपनाया कर गए। जी, वहां आम आदमी पार्टी वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा, वो फॉर्मूला बंगाल वाला नहीं होगा। ओके। एक आखिरी सवाल दादा पूछ लूं, इस तरह की बातें हो रही थी कि क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी में मुस्लिम विधायक, मुस्लिम नेता, सांसद ज़्यादा हैं, 38 मुस्लिम विधायक हैं और इतने ज़्यादा मुस्लिम चुनाव जीत के आए हैं कि बीजेपी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि इतनी थोक में अगर हम मुस्लिम लोग अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे तो ये हिंदू और मुसलमान की जो लड़ाने की जो राजनीति होती है वो हम कैसे करेंगे? तो क्या ये कारण था कि मुस्लिम लोगों की वजह से बीजेपी में मर्जर नहीं हुआ और इसलिए एक छोटी पार्टी बना के एडजस्ट किया गया? मुस्लिम विधायक बहुत ज़्यादा संख्या में थे, ये एक रीज़न था? बिल्कुल ऐसा हुआ है। देखिए, जो संसदीय दल है उसमें यूसुफ पठान, चाहे वो गुजरात का हो, उसका नाम छोड़िए, वो तो यहाँ रहते नहीं है। बाकी जो दोनों हैं, खलीलुर रहमान और दूसरे जो है वो, उसको सबसे बड़ा दिक्कत है घर वापस करना, उसका दिक्कत हो गया। अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान अभी भी दिल्ली में ही है, यूसुफ चूंकि पठान है, मुर्शिदाबाद, खलीलुर रहमान है, जी हाँ जी, हाँ तीन तीन हो जो गए। है उसमें यूसुफ पठान तो रहता नहीं है, मुर्शिदाबाद में उसका कुछ है नहीं, लेकिन खलीलुर रहमान वो बीड़ी बिजनेसमैन है, उसका अपना बिजनेस बीड़ी चल, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में इतना उसका विरोध चल रहा है। अबू ताहिर का भी, वो लोग अभी भी दिल्ली पे है, घर पे नहीं वापस आ रहा है। और यही हाल दूसरा विधायकों चीज, का भी है, विधायक का भी है, वो भी तो विधायक का भी है, 38 मुस्लिम है। हाँ विधायक का भी है। कई जगह विधायक का ऊपर टीएमसी वाले लोग भी विरोध जताया, अभी बीजेपी का भी विरोध है। आरएसएस वाला कहने लगा जो हम लोग चुनाव का पहले जो बात बोला था, आज जो हो रहा है एकदम उल्टा हो रहा है। तो आरएसएस वाले, हमारा पास जो खबर है, पहले शुभेंदु अधिकारी को बताया और इस मामला से लेके यहाँ श्रमिक भट्टाचार्य
जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है वो भी थोड़ा नाराज है, वो थोड़ा हॉस्पिटल में थे, उसका ऑपरेशन हुआ है। बाकी लोग भी थोड़ा नाराज है, आरएसएस वाला भी बोला है ऐसा नारा होना नहीं चाहिए, तभी रुक गया है प्रोसेस, डायरेक्ट बीजेपी में मर्ज। समझ गए एक बड़ी दीपक बात जी, एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा इसमें, बीजेपी को एक बीड़ी वाले की जरूरत हमेशा रहती है। पहले जी, जी। इलाहाबाद से एक बीड़ी वाले को दिया गया था, प्रफुल्ल श्याम बीड़ी पटेल भी वाले। वही काम करते हैं। हाँ, जी अब फिर एक बीड़ी वाले को लाया गया है। जी, एक बड़ी बात दोस्तों दादा ने कही है, तजुर्बा भी है और बहुत अंदर तक आप कह सकते हैं कि खबरों के अंदर रहते हैं। इनका कहना है कि जो ये छोटी सी पार्टी एनसीपीआई, जिसका नाम पता ठिकाना किसी को पता नहीं था, इससे मर्जर इसलिए हुआ क्योंकि मर्जर तो बीजेपी के साथ होना था, लेकिन क्योंकि 3 मुस्लिम सांसद हैं और इसी तरह से जो विधायक हैं उसमें 20 से ज़्यादा मुस्लिम विधायक हैं। अब मुस्लिम इतनी ज़्यादा संख्या में कि आरएसएस ने कहा कि अगर बीजेपी में इन मुसलमानों को आप लेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे और हमारे वोट बैंक और हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है उसका ज़हर कम हो जाएगा, कहीं न कहीं वो ज़हर कम होगा और उसका असर कम होगा, इसलिए इनको अलग करो। और ये एक बड़ा कारण था कि आखिरी मोमेंट में जब मना हो गया कि इन मुस्लिम्स को नहीं लेना है, मर्जर बीजेपी में नहीं करना है, तो कहीं न कहीं जाके एक छोटी पार्टी ढूँढी गई, जिसका ना पता था, ना ठिकाना था, ना जिसमें नेता थे और जिससे बीजेपी की बहुत बदनामी भी हो रही है। खैर बदनामी का बीजेपी को कभी डर नहीं है, लेकिन एक और बात अभिषेक ने कही आखिरी सवाल के जवाब में कि अगला निशाना ममता का चैप्टर क्लोज़ हो गया है। अब अगला जो निशाना है, अगली जो पार्टी टूटने जा रही, वो शरद पवार 8 सांसद वाली पार्टी और उद्धव ठाकरे 9 सांसद वाली पार्टी। अब इसमें शायद मुसलमान नहीं होंगे, तो ये मर्जर हो सकता है, जैसे आम आदमी पार्टी का मर्जर हो गया था। तो देश की राजनीति ये है कि मर्जर करते समय भी देखा जा रहा है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। यानी पैसा दे के तोड़ा, लेकिन उसके बाद धर्म देखने लगे। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई अभिषेक, आप इस प्रोग्राम में आए और दादा आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।